बच्चों एक्चुअली देखिए, फ्रंट पे बात करने से साउंड में प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, जब हम बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं तो साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने ही, अभी चूंकि क्लास के टाइम पे तो नहीं सही हो सकता है, लेकिन क्लास के बाद मैं इसको सही कराता हूं। ठीक है, कोशिश रहेगी कि कल आपसे साउंड पूरा क्लियर रहेगा आपका बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे बच्चों किसकी, लॉर्ड विलेजली की। लॉर्ड विलेजली, कल बच्चों चर्चा हो रही थी लॉर्ड विलेजली की, जिसका ड्यूरेशन था 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक, ये बच्चों इसका ड्यूरेशन था। और मैंने आपको बात किया था कि जब लॉर्ड विलेजली हिंदुस्तान में आया तो उसका दो ही मकसद था। एक बच्चों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, और दूसरा फ्रांसीसी कंपनी के प्रभाव को क्या करना, कमजोर करना। तो फ्रांसीसी कंपनी के प्रभाव को कमजोर करना और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना, ये दो पर्पज लेकर बच्चों हिंदुस्तान में लॉर्ड विलेजली ने अपने कदम रखे थे। ठीक है, और जैसे ही वो जैसे ही बच्चों हिंदुस्तान में आया, कहा जाता है कि उसने युद्ध नीति के स्थान पर बच्चों एक नई पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, जिसे कहा जाता है सहायक संधि। और हमने कल सहायक संधि की विशेषताएं आपको बताई थी। ठीक है, तो सहायक संधि बच्चों उसने लागू किया, और सहायक संधि कल हमने चर्चा किया था कि किन किन राज्यों से उसने सहायक संधि लागू किया। हिंदुस्तान में सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले बच्चों कौन थे, निजाम साहब। निजाम साहब ने 1798 में सबसे पहले बच्चों इस संधि को स्वीकार किया। किसने, निजाम ने। निजाम 1798, तो 1798 में बच्चों निजाम ने इस संधि को स्वीकार किया। और इसी साल बच्चों, एक साल बाद मैसूर, सिंधिया बच्चों 1804 में। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए बच्चों, जब भी मैं सामने रहूंगा तभी आपसे बोलूंगा, क्योंकि टर्न होने पर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, तो बच्चों ध्यान रखिए आप लोग जो है। चलिए कोई बात नहीं, मैं साउंड को सही करा लूंगा बच्चों, साउंड को सही करा लूंगा, कल साउंड आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो साउंड की प्रॉब्लम पर बहुत ध्यान मत दीजिए, कोशिश करिए तो चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो कल मैंने आपको पूरी सहायक संधि को अच्छे से समझाया था कि सहायक संधि के क्या प्रावधान थे, सहायक संधि में बच्चों कौन कौन से प्रावधान रखे गए थे, जिससे कोई भी राज्य जो है पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर हो जाता था। ठीक है, लेकिन आज हम बच्चों उससे थोड़ा आगे की चर्चा करेंगे, और लॉर्ड विलेजली के समय हम देखेंगे कि और कौन कौन से कार्य हुए थे। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर बच्चों लॉर्ड विलेजली के समय आप देखेंगे तो लॉर्ड विलेजली के समय आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में, बोर्ड की तरफ घूमने, तो 1799 में बच्चों आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और आपको याद होगा तो इन्हीं के समय बच्चों, यानी आपके लॉर्ड विलेजली के समय ही एक युद्ध और हुआ था बच्चों, किसके साथ, मराठों के साथ। ठीक है, जिसे कहते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
जिसे कहा जाता है बच्चों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अठारह सौ 3 से 1805 या 6 तक बच्चों, ठीक है, आपका द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष है। ठीक है, आपको बच्चों पता है कि ये जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे बच्चों, एक बार लाइक एंड शेयर कर दे सभी लोग बच्चों, लाइक एंड शेयर करते रहिए, कम से कम बाकी लोग भी जुड़ जाएं। और कल आपकी जो है क्लासेस एकदम सही हो जाएगी, उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, साउंड भी एकदम सही रहेगा कल, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी कि चीजें आपको क्लियर समझ में आए और फ्रंट पे ही आकर बच्चों आपको चीजें को समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने इन 2 युद्धों की चर्चा किया, दोनों युद्ध बच्चों महत्वपूर्ण है। चतुर्थ युद्ध बेहद महत्वपूर्ण इस बात के लिए है क्योंकि मैसूर बच्चों पूरी तरह पराजित हो जाता है और एक भारतीय धरती का शेर, जिसे टीपू कहते थे बच्चों, जो कहा करता था कि 100 वर्ष जो है भेड़िए की तरह जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बच्चों लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम में मारा गया और यह काम बच्चों किसके द्वारा अंजाम दिया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, और इस युद्ध में भी मैसूर के पड़ोसी राष्ट्र जिन्हें आप निजाम और मराठे कहते हैं बच्चों, अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए, यानी ये अंग्रेजों के साथ थे। कौन कौन? निजाम और मराठे, ये दोनों बच्चों किसके साथ थे? अंग्रेजों। लेकिन कहते हैं ना कि भाई आपने ही कभी उनके जले पर नमक छिड़का था, कभी मराठे कमजोर हुए थे पानीपत के 3rd युद्ध में तो आपने उनकी कमर पर वार किया था और आपने कहीं न कहीं मराठा क्षेत्र को जीता था, आपके पिता हैदर अली ने। तो मौका पड़ने पर उन्होंने भी बच्चों आपके साथ विश्वासघात किया, और हिंदुस्तान में अगर विश्वासघात न होता तो शायद हिंदुस्तान का साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य होता। ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्य है, हम इसके विषय में कल्पना ही कर सकते हैं। तो वही चीज बच्चों कहते हैं मैसूर चला गया और मैसूर मजबूर होकर बच्चों क्या किया? अंग्रेजों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। कब? 1799 में। और फिर से मैसूर जो है पुनः जो है अरविड माने कौन सा वंश था बच्चों यहाँ पर मैसूर में, जिससे हैदर अली ने छीना था, एग्जैक्टली दिमाग से स्लिप कर गया है, तो पुनः उसी वंश को बच्चों इन्होंने क्या किया? सौंप दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बच्चों क्या स्थिति थी? आपको पता है कि 12 भाई काउंसिल इस समय सबसे श्रेष्ठ हुआ करती थी। 12 भाई काउंसिल का नेतृत्व करता फडणवीस की मृत्यु हो चुकी थी बच्चों, यानी कहीं न कहीं मराठा राज्य भी नेतृत्व के आधार पर कमजोर हो चुका था और इस समय सबसे अयोग्य व्यक्ति बाजीराव द्वितीय के हाथ में नेतृत्व था बच्चों। बाजीराव द्वितीय ने बसीन की संधि किया 1802 में, जो सहायक संधि थी, और किससे किया? अंग्रेजों से किया। कहते हैं ना कि बाजीराव द्वितीय का पिता था बच्चों रघुनाथ राव, जिसने सूरत की संधि करके प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष को जन्म दिया था। यानी पिता जब भागा तो अंग्रेजों की शरण में भागा और बेटा बाजीराव द्वितीय भी भागा तो अंग्रेजों की शरण में भागा। ये बाप बेटों ने बच्चों पूरे मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। यानी कहते हैं ना कि बनाने में बच्चों वर्षों लग जाता है, बिगाड़ने में बहुत ही कम समय लगता है। किसी राज्य को बनाने में पूरे राज्य के लोगों का योगदान होता है, लेकिन किसी राज्य को खराब करने या खत्म करने में बच्चों हो सकता है 1 आदमी या 2 आदमी ही पर्याप्त हो। तो वही चीज यहाँ पर रघुनाथ राव और बाजीराव द्वितीय की थी। बाजीराव द्वितीय ने पेशवा, यानी जिसे पेशवा कहते हैं, पेशवा ने बसीन की संधि से सहायक संधि कहा जाता है, यह संधि उन्होंने बच्चों स्वीकार किया अंग्रेजों से, और अंग्रेजों ने इस संधि के तहत जो है क्या किया? द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ बच्चों, और द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान मराठे बच्चों क्या हुए? पराजित हुए। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों आपको याद होगा अभी एक आंग्ल मराठा संघर्ष और होगा, जिसे आप कहते हो तृतीय आंग्ल मराठा संघर्ष, और वो होगा बच्चों किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसके समय होगा? लॉर्ड हार्डिंग के समय। ये 2 बच्चों भारत के आंतरिक युद्ध थे, लेकिन अगर गौर करें बच्चों, मैं थोड़ा सा ज्यादातर आपसे बातें ही करूंगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड की तरफ जाने पर आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने समय बच्चों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हस्तक्षेप किया। अगर आपको याद होगा ये वो दौर है बच्चों जब फ्रांस में नेपोलियन का बच्चों चलता था सिक्का। कहते हैं नेपोलियन बच्चों एक सबसे बड़े सम्राट और सबसे बड़े योग्य शासक के रूप में उभरा था, और नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था बच्चों। कहते हैं कि उस समय फ्रांस को मात्र एक ही देश ऐसा था जो बच्चों टक्कर दे सकता था, और वो है इंग्लैंड।
क्योंकि मात्र इंग्लैंड को छोड़कर कहीं न कहीं पूरे कॉन्टिनेंट पर यानी पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट ने बच्चों क्या किया, कब्जा कर लिया। 5 फुट 2 इंच का नेपोलियन बोनापार्ट अपनी साहस और अपनी योग्यता के बल पर पूरे यूरोप पर शासन किया, लेकिन उसकी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, जिस पॉलिसी को उसने इंग्लैंड को कब्जे में करने के लिए लगाई थी बच्चों, चलाया था, वह कॉन्टिनेंटल पॉलिसी इंग्लैंड के विरुद्ध क्या हो गई, फेल हो गई। कभी चर्चा करेंगे कि कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या थी, महाद्वीपीय नीति जिसे कहा जाता है। तो महाद्वीपीय नीति बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट की सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ कहते हैं कि इंग्लैंड भी उतना ही सशक्त राष्ट्र था, क्योंकि इंग्लैंड चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध बच्चों मिस्र भी लड़ रहा था, और मिस्र आपको कहीं न कहीं बच्चों आपके भूमध्य सागर के मुहाने पर है मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हो। भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा शासक था बच्चों जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध क्या किया, मदद भेजा। नेपोलियन के विरुद्ध देखिए बच्चों, यहां पर आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध मिस्र को सहायता के लिए भारतीय सेना भेजी गई बच्चों, किसके द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और आप याद रखिएगा बच्चों, कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा शासक था जिसके समय 1800 में बच्चों विलियम फोर्ट की स्थापना की गई, कहां पर, कोलकाता में। और ये विलियम फोर्ट का किला आपको पता है, जो नई नियुक्तियां होती थी बच्चों, जो प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्तियां होती थी, प्रशासनिक कर्मचारियों को क्या करने के लिए, उनको बच्चों प्रशिक्षित करने के लिए इस फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। तो फोर्ट विलियम किसके समय बना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय बना। कलकत्ता में बच्चों फोर्ट विलियम की क्या हो गई, स्थापना हो गई, ठीक है। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम की जो स्थापना हुई थी वो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हुई थी। कहते हैं इन्हीं के समय बच्चों आपको याद होगा जब द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष हो रहा था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से दोनों तरफ से हमले किए गए थे। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में आपको याद होगा तो मराठों का सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट था वो था सिंधिया को कमजोर करना, क्योंकि सिंधिया जो है यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना को तैयार कर रहा था। उसने दिल्ली और आगरा में बच्चों अपने क्या किए थे, अपने हथियारों का एक केंद्र स्थापित किया था, और अहमदाबाद में बच्चों, ठीक, और हैदराबाद में। कहते हैं कि दक्षिण से आर्थर वेलेस्ली ने और उत्तर भारत से बच्चों लॉर्ड लेक ने हमला किया था, यानी दोनों तरफ से हमले किए गए थे द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष में। लॉर्ड लेक उत्तर भारत में सिंधिया के दोनों केंद्रों पर बच्चों जहां पर फ्रांसीसी नियुक्त थे, वहां पर फ्रांसीसियों को सिंधिया ने नियुक्त किया था, कहां पर, दिल्ली और आगरा में। लॉर्ड लेक ने दिल्ली और आगरा दोनों पर बच्चों कब्जा कर लिया। और उस समय मुगल बादशाह शाह आलम साहब हुआ करते थे, और आपको याद होगा कि बच्चों 1700 समथिंग 72 में बच्चों सिंधिया ने ही बच्चों क्या किया था, बादशाह शाह आलम साहब को इलाहाबाद से लाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। और कहीं न कहीं इस बात के लिए मुगल बादशाह शाह आलम साहब सिंधिया के शुक्रगुजार थे, और उन्होंने सिंधिया को उपाधि भी दिया था। और सिंधिया ने अपने राजा शाहू के लिए भी वकील मुत्तलक की उपाधि लिया था। किससे, किससे बच्चों, किससे लेगा, मुगल बादशाह शाह आलम साहब से लेगा। इसका मतलब है कि मराठे अभी भी मुगलिया सल्तनत का सम्मान करते थे। अंग्रेजों का समर्थन करने से पहले मुगल बादशाहत का समर्थन करते बच्चों कौन, मराठे। और ऐसे में सबसे योग्य व्यक्ति उस समय कौन था, सिंधिया था बच्चों। और सिंधिया यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन भी कर रहा था, तोपखाने और तोड़दार बंदूकें भी बना रहा था। इसलिए अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि सिंधिया को किसी तरह पराजित किया जाए।
सिंधिया को पराजित करने का मतलब था कि मराठों की रीढ़ को क्या करना, तोड़ देना। और यहां पर बच्चों द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो हुआ उसका मूल पर्पज यही था कि किसी तरह सिंधिया को क्या किया जाए, कमजोर किया जाए। और वास्तव में सिंधिया बच्चों यहां पराजित भी हुआ और सिंधिया के कहने पर ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसने क्या किया, ले जाकर बच्चों 12 भाई काउंसिल कमेटी से समझौता करा दिया। ठीक है, हालांकि बाद में सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, बाद में बच्चों सिंधिया की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए अब देखिए, तो यहां पर बच्चों क्या हुआ, आगे बढ़े। अब देखिए कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय बच्चों, जब लॉर्ड वेलेस्ली यहां से गए तो जस्ट 1805 में ही कार्नवालिस को इनके स्थान पर पुनः भेजा गया। और आपको याद होगा कार्नवालिस बच्चों 1805 में जब आया तो उसकी गाजीपुर में हैजे से मृत्यु हो जाती है। लेकिन बच्चों गाजीपुर में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्नवालिस आता तो है गवर्नर जनरल के रूप में, एज अ गवर्नर जनरल, बट बच्चों उसका 1805 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। किससे, हैजे की बीमारी से। कहां पर, गाजीपुर। ठीक है, कहां पर हुआ बच्चों, गाजीपुर। गाजीपुर आपके यूपी का बच्चों उस समय का क्या था, एक जिला था। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि इनके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कौन आया, कार्नवालिस आया। और इसके बाद बच्चों आता है कौन, जॉर्ज बार्लो, जिसने बच्चों कहीं न कहीं जॉर्ज बार्लो भी हस्तक्षेप नीति का अनुपालन करता था। जॉर्ज बार्लो बच्चों आता है (1805 से 1807 तक बच्चों रहा जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के समय सबसे महत्वपूर्ण जो एक घटना घटी थी बच्चों, वो था बेल्लोर विद्रोह। ये विद्रोह बच्चों सैनिक विद्रोह था और यह विद्रोह बच्चों बेल्लोर के सैनिकों द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने इस बात का आरोप लगाया था कि टीपू के परिवार के लोग चूंकि बेल्लोर में ही कैद थे और उन्हीं के उकसावे में आकर सैनिकों ने यहां पर विद्रोह किया था। हालांकि इस विद्रोह को बच्चों दबा दिया गया, लेकिन बेल्लोर सैनिक विद्रोह जो है किसके समय हुआ था, जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। जॉर्ज बार्लो के समय बच्चों और कोई भी ऐसी घटना नहीं घटित हुई जो आपके सामने चर्चा करने योग्य हो। तो जॉर्ज बार्लो के बाद अगला जो गवर्नर बनता है, सॉरी गवर्नर जनरल बना, वो है बच्चों लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो द्वितीय बच्चों कब होगा, मुस्लिम लीग के गठन के समय। तो लॉर्ड मिंटो बच्चों यहाँ पे होंगे जो 1807 से 13 तक गवर्नर जनरल रहे। अगले हो गए लॉर्ड मिंटो। (1807 से लेकर 1813 तक बच्चों कौन रहा। और इनके समय बच्चों क्या हुआ, कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो के समय नेपोलियन की समस्या बच्चों बराबर बनी हुई थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट अभी जिंदा है। वह वाटरलू के युद्ध में पराजित होगा बच्चों 1815 में। ठीक,
और आपको याद है पूरा यूरोप एक होकर बच्चों उसको पराजित किया था। अकेले किसी देश में यह हिम्मत नहीं थी कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय संभव बना सके। कहते नेपोलियन बोनापार्ट का वर्चस्व पूरी तरह से कायम था और उसी के डर से लॉर्ड मिंटो भी बच्चों भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को मजबूत करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र ही हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार था। जो भी सत्ताएं भारत में आई, जो भी विदेशी भारत में आए, वही एकमात्र रास्ता था जहां से हिंदुस्तान में आगमन होता था। तो उस दरवाजे को मजबूत करना जरूरी था और यहां पर शासन हुआ करता था इस समय बच्चों किसका? रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह से बच्चों इस समय एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं अमृतसर की संधि, जिसे बच्चों कहा जाता है अमृतसर की संधि। देखिए बच्चों, यहाँ दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो संधि पर हस्ताक्षर किया था रणजीत सिंह ने और चार्ल्स मेटकाफ ने। बच्चों चार्ल्स मेटकाफ ही आगे चलकर क्या बनेगा बच्चों? गवर्नर जनरल। कब? 1823 में, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, प्रेस पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को क्या करेगा? समाप्त कर देगा, जिसे लगाया था किसने? लॉर्ड एडम्स ने। ठीक है, तो अभी ये बच्चों क्या है? गवर्नर है। और लॉर्ड मिंटो के समय अमृतसर की संधि पर बच्चों रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। इस संधि पर हस्ताक्षर बच्चों लॉर्ड मिंटो का नहीं था। ठीक है, क्योंकि गवर्नर उस समय वहां का वही था। और आपको याद होगा इस संधि के माध्यम से रणजीत सिंह को साबरमती नदी के दक्षिण की तरफ बच्चों क्या किया गया? रोक दिया गया कि भाई आप इसके दक्षिण में आप विस्तार नहीं करोगे सरस्वती नदी के। ठीक है, और सबसे बड़ा एक काम बच्चों इनके समय और हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय। कहते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आया था बच्चों। एटीन 1813 का चार्टर एक्ट किसके समय आया? लॉर्ड वेलेस्ली के समय आया। और देखिए कहते हैं कि इनके समय जो चार्टर एक्ट आया, इसी में बच्चों कहते हैं कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। कंपनी के और दो काम बच्चों इस एक्ट में किए गए थे। एक, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए चीन और चाय को छोड़कर बच्चों। ठीक है, दूसरा, इसी एक्ट में पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा का बजट लाया गया। ठीक है, 1 लाख रुपए बच्चों शिक्षा का बजट लाया गया। और यहां से भारत में पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का क्या होता है? प्रारंभ होता है। यहां से बच्चों अंग्रेजी शिक्षा का बच्चों क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है, और हालांकि आगे चलकर बच्चों प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो जाता है और उस विवाद के उत्पन्न होने की वजह से ये बजट बच्चों ठंडा। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, यहां पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि
बच्चों साउंड की बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? इसीलिए मैं बोर्ड की तरफ जाने पर नहीं बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे आमने सामने मुखातिब रहूं ताकि आप सुन पाए हमें। सुहैल जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था बच्चों किसकी? मैं बात कर रहा था किसकी बात हो रही थी बच्चों? लॉर्ड मिंटो की। तो लॉर्ड मिंटो के समय 1813 का चार्टर एक्ट आया और पहली बार इसको बच्चों इंप्लीमेंट किया गया बंगाल में। 1 लाख रुपए का बजट रखा गया एजुकेशन विस्तार के लिए, लेकिन ये प्राच्य पाश्चात्य विभाग यानी किस माध्यम में दिया जाए और किस विषय का ज्ञान दिया जाए, यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और मीडियम क्या होना चाहिए, इस बात को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होता है, जिसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है बच्चों की फाइनली यह इंप्लीमेंट नहीं हो पाया सही से, और 1833 का जो एक्ट आता है उसमें इस बजट को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। और 10 लाख करने के साथ साथ बच्चों इसी एक्ट में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम लॉर्ड मैकाले है। लॉर्ड मैकाले ने बच्चों अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया? बढ़ावा दिया और निस्संदन सिद्धांत लागू किया। कौन सा सिद्धांत? निस्संदन सिद्धांत। शिक्षा का निस्संदन सिद्धांत उन्होंने लागू किया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगले गवर्नर जनरल हैं आपके कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो अगले गवर्नर जनरल बच्चों आपके कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग है। अब देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के समय बच्चों बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कहा जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग जॉर्ज बार्लो, जानसोर जैसे लोगों की हस्तक्षेप नीति को क्या करता? छोड़ देता है, और पूरी तरह से इसकी नीति जो है साम्राज्यवादी विदेश नीति पर आधारित थी। साम्राज्यवादी विदेश नीति मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि इसके समय ज्यादातर विदेशी युद्ध लड़े गए, जैसे नेपाल का युद्ध। बच्चों बात समझ रहे हैं? भाई नेपाल हमारे देश का रंग तो था नहीं उस समय, तो नेपाल का युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया। ठीक, तो इसलिए इनकी नीति को बच्चों विदेशी नीति के अंतर माने एक साम्राज्यवादी विदेश नीति के अंतर्गत रखा जाता है। इनकी जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं वो ज्यादातर विदेशों पे इंप्लीमेंट की गई। तो आइए देखते हैं इनके समय बच्चों सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी 1813 नेपाल युद्ध। इसे गोरखा युद्ध भी कहा जाता है, इसे बच्चों हम गोरखा युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम गोरखा युद्ध भी कहते हैं। कहते बच्चों यहां पर गोरखाओं का नेता कौन था? जो गोरखा थे, गोरखाओं का नेता हुआ करते थे अमर सिंह। इनके लीडर कौन थे? अमर सिंह इनके लीडर थे। और गोरखा बच्चों बहुत ही लड़ाकू जाति हुआ करते थे। ये वही गोरखा है बच्चों जिन्होंने 1857 के युद्ध में अंग्रेजों को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे बच्चों। यही गोरखा बड़े ही एक लड़ाकू जाति के रूप में उपयोग किए जाएंगे बच्चों। कब? जब 1857 का रिवोल्ट होगा। कहा जाता है कि गोरखाओं को यहां पर अंग्रेजों ने बच्चों पराजित किया, और इस पराजय के बदले लॉर्ड हेस्टिंग को एक टाइटल दी गई थी बच्चों, जिसे कहते हैं मार्विक्स ऑफ हेस्टिंग। इनको एक टाइटल दी गई क्योंकि दो लोगों के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग, इन्हें बच्चों मार्विक्स ऑफ हेस्टिंग, वैसे मार्विक्स मतलब विजेता होता है, मार्विक्स ऑफ हेस्टिंग कहा गया। इनको क्या कहा गया बच्चों? मार्विक्स ऑफ हेस्टिंग का टाइटल दिया गया। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग को बच्चों। ठीक, हालांकि गोरखा नेता अमर सिंह मारे जाते हैं इसमें। और इस युद्ध को बच्चों किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? 1816 की सुगौली की संधि। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो 1816 की सुगौली की संधि द्वारा, सुगौली की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ।
आपसे अगर कहा जाए कि भाई नेपाल युद्ध यानी गोरखा युद्ध किस संधि से समाप्त किया गया, तो 1816 की सुगौली की संधि से बच्चों। और आप जानते हैं इसी संधि के द्वारा बच्चों अभी लिम्पियाधुरा और 2 प्लेसेस और थे जो चर्चा का विषय बने थे बच्चों। नेपाल ने अपना जो नया मैप जारी किया था, उस मैप में उन्होंने इन तीनों प्लेसों को नेपाल के अंतर्गत दिखा दिया था। काली नदी को विभाजन रेखा मानी गई थी बच्चों इस संधि के माध्यम से, ठीक। तो अभी फिलहाल पुनः चर्चा में आ गया था ये। और आपको याद है इस संधि के माध्यम से गढ़वाल, नैनीताल, कुमायूं, रानीखेत, कौन कौन से क्षेत्र बच्चों, देखिए गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे क्षेत्र बच्चों किसके अधीन हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन हो गए। यानी इस संधि के माध्यम से गढ़वाल, कुमायूं, नैनीताल, रानीखेत जो आपके उत्तराखंड के बड़े ही माने कहीं न कहीं कह सकते हैं बच्चों बहुत ही नेचुरल प्लेसेस है जहां पर पर्यटक बहुत जाया करते हैं, ये सारे क्षेत्र बच्चों किसके हाथ में आ गए, अंग्रेजों के हाथ में आ गए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण इंसिडेंस था किसके समय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस हुआ बच्चों, जिसे कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा वार, यानी थर्ड आंग्ल मराठा वार 1817-18 में लड़ा गया। किसके समय बच्चों, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और इसी के साथ एक और इंसिडेंस बताता हूं। देखिए यहां पर बच्चों, तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब ये थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व भी कौन कर रहा था, बाजीराव द्वितीय, क्योंकि सहायक संधि करके बच्चों वो बच गया था और कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रभाव से निकलना चाहता था। इसलिए पुनः एक बार उसने क्या किया, प्रयास किया बच्चों, जिसके परिणाम स्वरूप आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। और लॉर्ड हेस्टिंग बच्चों मराठों को पूरी तरह क्या करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था। और हुआ भी वही, मराठे यहाँ पर पूरी तरह बच्चों क्या हुए, पराजित हुए। और पूना की संधि के माध्यम से क्या किया गया, पेशवा को बच्चों 8 लाख पेंशन देके बेल्लूर भेज दिया गया। कहते हैं इस युद्ध के बाद जो है बाजीराव को 8 लाख पेंशन, बाजीराव को 8 लाख पेंशन देकर बच्चों भेज दिया गया। कहां पर, बेल्लूर, ठीक है। कहां पर भेजा गया, बेल्लूर बच्चों, ठीक। अब देखिए यहां पर बच्चों देख सकते हैं आप जो है कि पूना संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय से हुआ और बाजीराव को 8 लाख पेंशन देकर बेल्लूर भेज दिया गया। कहते हैं कि इनके समय एक और समस्या बच्चों बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे कहते हैं पिंडारी। पिंडारी बेसिकली बच्चों ये आपका मालवा जो क्षेत्र है, आपका गुजरात का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों में रहा करते थे। और ये पिंडारी बच्चों बहुत ही लड़ाकू जाति थी। पिंडारियों को बच्चों मराठों का समर्थन प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि मल्हार राव होलकर ने पिंडारियों को बच्चों सुनहला फरमान दिया था। सिंधिया का भी समर्थन मराठों को प्राप्त था। कहते बच्चों मराठों को पराजित माने पिंडारियों को पराजित करना
अंग्रेजों के लिए बड़ी टेढ़ी खीर थी बच्चों। ये पिंडारी जो है गुरिल्ला युद्ध किया करते थे, जो शिवाजी ने शुरू किया था बच्चों। कहते हैं गुरिल्ला युद्ध करने की वजह से अंग्रेज बच्चों इनको पराजित नहीं कर पाते थे। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी बच्चों, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मिथुन चक्रवर्ती और सलमान खान की पिक्चर थी, वो पिंडारियों पर ही बनी थी। कहते हैं ये पिंडारी बच्चों रात में क्या करते थे, अंग्रेज व्यापारियों को लूटते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो व्यापारी बड़े समस्या में थे कि आखिर पिंडारियों से कैसे निपटा जाए। तो कहा जाता है कि पिंडारियों की समस्या का समाधान करने का लॉर्ड हेस्टिंग ने बीड़ा उठाया। लॉर्ड हेस्टिंग इस बात को जानता था कि भाई लोहे से लोहा काटा जा सकता है, यानी पिंडारियों को अगर हराना है तो हमें मराठों की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सिंधिया से बच्चों एक संधि किया, ग्वालियर की संधि। कब? 1817 में, 1817 में। और ग्वालियर संधि करने के बाद बच्चों मराठों की मदद से उसने पिंडारियों को क्या किया, पराजित किया। पिंडारियों में जो नेता थे, जो लीडर थे बच्चों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण लीडर करीम खां था। करीम खां, वासिल मोहम्मद चित्तू, 3 लीडर थे बच्चों पिंडारियों के। देखिए 3 लीडर थे बच्चों, ये क्या थे, 3 लीडर थे। और यहां पर अगर गौर से देखें बच्चों, तीनों पराजित होते हैं। करीम खां को तो बाद में आपके गोरखपुर में एक जागीर दे दिया था इनको, करीम खां को, लेकिन वासिल मोहम्मद और चित्तू खां की बच्चों क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो पिंडारियों का उन्मूलन भी बच्चों किसके समय हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, मराठों की मदद से। ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज बच्चों, कहते हैं इसी समय एक सबसे महत्वपूर्ण एक्ट आया था 1822 में, टेनेंसी एक्ट। टेनेंसी एक्ट, ये एक्ट क्या था बच्चों, कहते हैं टेनेंसी एक्ट के द्वारा जमींदारों को किसानों की भूमि हस्तगत करने से रोका गया बच्चों। यानी जो जमींदार किसानों की भूमि हस्तगत कर लेते थे, उसे कैप्चर कर लेते थे ऋण के बकाया होने के उपलक्ष्य में, गलत तरीके से अंगूठा लगवा के या कोई भी अनैतिक कार्य के माध्यम से बच्चों, टेनेंसी एक्ट के द्वारा इस तरह के कार्यों को क्या किया गया, रोका गया। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। और इन्हीं के समय बच्चों एक और व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी, अगर आपको याद होगा बच्चों। उसको बताने से पहले एक और आपको फैक्ट बता देते हैं। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, आपको याद होगा बच्चों, इन्हीं के समय बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना भी हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग के समय। क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि बंबई शहर की स्थापना किसने किया था? कोई बच्चा बता सकता है बंबई शहर की स्थापना किसने किया था? मिस्टर काश्तकारी अधिनियम नहीं बच्चों, रैयतवाड़ी, अभी मैं बात करता हूं उसकी, मैं अभी उसकी चर्चा करता हूं। कोई बच्चा बता सकता है? किसी को याद है कि बंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसी को नहीं याद है बच्चों? शिवम गुप्ता जी, रितु जी, मनोज, विकास कुमार जी,
भाई बंबई शहर की स्थापना बच्चों गेरोल्ड अंगियार के द्वारा किया गया था। बंबई शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गेरोल्ड अंगियार। बंबई शहर की स्थापना बच्चों गेरोल्ड अंगियार द्वारा किया गया था। ठीक है। हाँ, आइए जो है कहते हैं बच्चों इन्हीं के समय रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया। देखिए बच्चों कहते हैं कि दक्षिण भारत में इन्हीं के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयत मतलब होता बच्चों किसान। ठीक है। क्योंकि महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त बच्चों सफल नहीं रही थी। अस्थाई बंदोबस्त में एक फिक्स इनकम करके बच्चों ब्रिटिश कंपनी बच गई थी। ठीक है। यानी वहां पर वह अपनी आय को भविष्य में बढ़ा नहीं सकती थी। इसलिए दक्षिण भारत में उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। रैयत माने किसान होता है। दक्षिण भारत में बच्चों जमींदार अनुपस्थित था, इसलिए यहां पर जमींदार का रोल अदा नहीं दिखा माने रोल नहीं दिखेगा बच्चों। दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था का अनुपस्थित होना और एक लंबे समय से मराठों और अहमदनगर प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का संचालित होना पहले से ही ये रीजन था जिसकी वजह से रैयतों के साथ यहाँ पर रिलेशन ब्रिटिश कंपनी ने बनाया और रैयत को भूमि का मालिक मानते हुए राजस्व की दरें बच्चों रैयत के साथ तय की गई। और सबसे पहले ये व्यवस्था मद्रास के बारामहल जिले में कर्नल रीड और टॉमस मुनरो द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। और इसे बच्चों कहा जाता है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में टैक्स की दर 50% रखी गई, महालवाड़ी में 66% और अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है उसमें बच्चों 10/11 भाग कंपनी का होता था। ठीक है। तो ये व्यवस्थाएं बच्चों आपके किसके समय तक रही? ये व्यवस्थाएं बच्चों आपके लॉर्ड हेस्टिंग के समय रही। अब हम लॉर्ड हेस्टिंग से आगे बढ़ेंगे बच्चों और अगला जो आपका बादशाह या गवर्नर जनरल आएगा वो है लॉर्ड एडम्स। ठीक है। देखिए बच्चों एक्चुअली देखिए साउंड की वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं कि साउंड बच्चों सही नहीं है उतना, लेकिन कल आपको पूरी तरह से एकदम परफेक्ट क्लास मिलेगी बच्चों और उम्मीद करूंगा कि आप लोग क्लास के स्टार्टिंग से ही जुड़ेंगे क्लास से। ठीक है। और साउंड जो है बच्चों कल एकदम क्लियर रहेगा आपका, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का इतना प्यार है बहुत है बच्चों, इतने लोग आप लोग कम से कम, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा था बच्चों लॉर्ड एडम्स की। इसके बाद लॉर्ड एडम्स आया। लॉर्ड एडम्स के समय प्रेस अधिनियम लाया गया 1823, जिसके द्वारा बच्चों राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर कठोरतम नियम लागू किए गए। लेकिन जस्ट इनके बाद बच्चों इसी वर्ष अगला गवर्नर बना कौन? लॉर्ड एमहर्स्ट। और इसे हम कहते हैं, नहीं बच्चों लॉर्ड एमहर्स्ट नहीं, हाँ लॉर्ड एमहर्स्ट ही आया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ, इनके समय बच्चों प्रथम आर्य बर्मा युद्ध,
बच्चों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इन्हीं के समय लड़ा गया। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों दूसरा 52 में, तीसरा बच्चों डफरिन के समय, याद रखिएगा 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े जाएंगे। यह युद्ध बच्चों किस संधि से समाप्त हुआ? यानडूब की संधि से। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों यानडूब की संधि से क्या किया गया? समाप्त किया गया। यानी पहला आंग्ल बर्मा युद्ध बच्चों कैसे समाप्त हुआ? यानडूब की संधि से। ठीक है, तो यानडूब की संधि से बच्चों। डोनाल्ड ट्रंप जी वेलकम है आपका भी। तो यानडूब की संधि बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। लेकिन हाँ याद रखिएगा इसी संधि में मणिपुर को एक स्वतंत्र प्रांत भी बनाया गया था। साथ साथ ब्रिटिश कंपनी को जैंतिया और असम, जो जैंतिया गारो खासी जैंतिया का क्षेत्र है, जैंतिया वास्तव में मेघालय का पार्ट है आज की डेट में, जैंतिया असम पर बच्चों अंग्रेजों का कब्जा हो गया। वहां पर एक और क्षेत्र था जिसे केचर कहते हैं, केचर। 3 क्षेत्र थे। अंग्रेजों का अधिकार, इन पर बच्चों किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और मणिपुर को एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। मणिपुर स्वतंत्र प्रांत बन गया। मणिपुर बच्चों आपका क्या बना? स्वतंत्र प्रांत बना। ठीक, तो ये सारी चीजें बच्चों आपके प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में हुई थी। और इस लॉर्ड एलहस्ट के समय आपको 1824 में बच्चों कलकत्ता में एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनाया गया था। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा डंकन ने बच्चों संस्कृत कॉलेज बनाया था वाराणसी। ठीक है, डंकन ने 1781 में वाराणसी में पहला संस्कृत कॉलेज बनाया था। लेकिन ये दूसरा कॉलेज है बच्चों कलकत्ता में 1824 में बना, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, वो भी इन्हीं के समय बना। किसके समय? आपके लॉर्ड एलहस्ट के समय 1824 में। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह बच्चों इन्हीं के समय हुआ। दोनों नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये घटनाएं आपके किससे साथ जुड़ी हुई थी? ये घटनाएं आपके लॉर्ड एमहर्स्ट के साथ जुड़ी हुई थी। अब इनके बाद बच्चों हम चर्चा करेंगे किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो टाइम तो बच्चों आज ओवर हो चुका है। ठीक है, टाइम ओवर हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोग बच्चों समझ पाए होंगे। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास में उतना मजा तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि चीजें आपको सुनाई दे रही होंगी और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो कल से साउंड क्लियर रहेगा एकदम। साउंड की प्रॉब्लम कल आपके बच्चों समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और